नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं विकास का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें 80 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें देखिए, जो हमारा दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है कृषि शब्दावली एवं क्रांतियों से संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर नहीं देखा, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं प्ले का, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं। तो देखिए, भारत में 3 प्रकार की फसल ऋतुएं पाई जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। यहाँ पर पहले का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो देखिए, जो रबी की फसल नहीं है वो है हमारा कि तरबूज। तरबूज हमारा रबी का फसल नहीं है, तरबूज की फसल रबी का फसल नहीं है। तरबूज जो होता है, यह जायद मौसम की मुख्य फसल मानी जाती है। ठीक। और देखिए, अगर आप लोग ये फसलें जो भी होती हैं, रबी, खरीफ और जायद, इसका आप लोग ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं रबी, खरीफ और फसल की जायद हमें कैसे याद करना चाहिए। ठीक। तो चलिए अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो देखिए, जो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, इसको स्थापित किया गया था 1960 ईस्वी में। तो यहाँ पर तीसरे का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय जो है, यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया था उस समय। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि हरित क्रांति नाम किसने दिया था। तो देखिए, जो हरित क्रांति नाम दिया गया था, यह दिया गया था विलियम गार्ड के द्वारा। तो हरित क्रांति नाम किसने दिया था, तो विलियम गार्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। हरित क्रांति का परिभाषिक शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग 1968 ईस्वी में पूर्व संयुक्त राज्य अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी यूएसएआईडी के निदेशक जो थे, विलियम गॉड थे। विलियम गार्ड या विलियम गॉड, आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, उन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक। और देखिए, जो भारत के हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं, वह एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक। और देखिए, जो विश्व में जो किए थे वह नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक। तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि विश्व में अगर कहेगा कि हरित क्रांति के जनक किससे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने सबसे पहले किया था। लेकिन भारत में जो किए थे वह एम एस स्वामीनाथन किए थे। लेकिन जो हरित क्रांति नाम दिया था, विलियम गार्ड ने दिया था। ठीक। इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो 4 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब पांचवा यहाँ पर देखिए दिया गया कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है। तो हमने आपको ऊपर वाले ही क्वेश्चन में बता दिया है कि भारत में हरित क्रांति का जो जनक का श्रेय जाता है, वह जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो यहाँ पर 5 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का श्रेय किससे दिया जाता है। तो देखिए, विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जो श्रेय जाता है, ये जाता है आपका नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक। तो नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन ये इंडिया में थे। ठीक। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं और मक्का अनुसंधान संस्थान, यह सिमिट मैक्सिको में स्थित है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। गेहूं उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो श्वेत क्रांति होता है, यह आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक। देखिए, जितने भी क्रांतियां हैं, उसका वीडियो हम आपको अलग से बना के दे देंगे, और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये हमारे चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, जो कुछ भी तिलहन उत्पादन के लिए जो सब कुछ होता है, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक। तो उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो 8 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 9वां है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो देखिए, जो ऑपरेशन फ्लड है, इसका संबंध है श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड ये आपका श्वेत क्रांति से, ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी 1970 में की गई थी। ठीक। तो 1970 ईस्वी में हुई थी। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों को उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी है। ठीक। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है। तो देखिए, ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार हैं, वह वर्गीज कुरियन है। तो वर्गीज कुरियन जो है, इन्हीं को ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति जो होता है,
इन्हीं का जनक कहा जाता है। ठीक, तो ऑपरेशन फ्लड के जो जनक हैं वर्गीज कुरियन को माना जाता है। भारत को दुनिया का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बनाने के लिए तथा देश में सहकारी दुग्ध उद्योग के मॉडल की आधारशिला रखने का श्रेय वर्गीज कुरियन को ही जाता है। ठीक, बाकी देखिए हरित क्रांति के जो जनक हैं विश्व की बात अगर करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग, अगर इंडिया की बात करेंगे तो एम एस स्वामीनाथन। ये हो गया। ऑपरेशन फ्लड का तीसरे चरण का समय क्या रहा? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड का जो तीसरे चरण का जो समय रहा है वह था 1985 से 1995। ठीक, और देखिए इस समय में क्या हुआ था कि दुग्ध के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के साथ साथ विपणन सुविधाओं में वृद्धि का उद्देश्य भी सम्मिलित किया गया ताकि किसानों तथा दुग्ध उत्पादकों को भी इस योजना का लाभ समान रूप से मिल सके। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन में जो भारत का पहला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर 12 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाला जो उत्तर प्रदेश राज्य है, यह भारत में कुल दुग्ध उत्पादन का 17.22% दुग्ध भाग योगदान करता है। ठीक, यानी कि जितना अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में अगर टोटल 100% दूध होता है तो उसमें से 17.22% सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक, उसका योगदान है 17.22%। अब देखिए अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए जो पीली क्रांति है ये आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। और यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन हमारा छूट जा रहा था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपका करनाल यानी कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक, तो करनाल हरियाणा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। तो 13 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 14 नंबर का हो चुका है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब चलाया गया था? तो देखिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो चलाया गया था यह 1986 ईस्वी में चलाया गया था। तो 15 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है कि आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो देखिए जो आलू उत्पादन है यह आपका गोल क्रांति से संबंधित है। तो 16 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। देश में आलू उत्पादन का तीव्र गति प्रदान करने के लिए 1971 में अखिल भारतीय समन्वित आलू सुधार परियोजना की शुरुआत की गई है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह आपका पड़ता है हिमाचल उत्तर प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश शिमला में। तो शिमला यानी कि जो आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यहीं पर आपका स्थित है भारतीय आलू अनुसंधान संस्थान। तो 17 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, शिमला हिमाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कुफरी चंद्रमुखी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी चंद्रमुखी ये जो है ये आपका आलू का किस्म है। तो 18 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा आलू का। अब 19 नंबर क्वेश्चन है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए जो नीली क्रांति है ये आपको मछली उत्पादन से संबंध रखता है। ठीक, तो नीली क्रांति मछली उत्पादन हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला है कि 20 नंबर का कि गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं वह माने जाते हैं दुर्गेश पटेल। तो दुर्गेश पटेल को गुलाबी क्रांति का जनक कहा जाता है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए जो कृष्ण क्रांति है इसका संबंध है पेट्रोलियम उत्पादन से। तो 21 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कृष्ण क्रांति नाम दिया गया, प्रकाश को ही कृष्ण क्रांति नाम दिया गया था। इसका मकसद देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक, तो कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए जो भी धूसर क्रांति है इसका संबंध है आपका उर्वरक से। तो 22 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, धूसर क्रांति उर्वरक से संबंधित है। रजत क्रांति किससे संबंध रखता है? तो देखिए रजत क्रांति का जो संबंध है यह आपका है
अंडे के उत्पादन से। अंडे का उत्पादन रजत क्रांति से संबंध रखता है। ये जितने भी क्रांति हैं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप अपना पूरा देख लीजिएगा। जितने भी क्रांतियां हैं आपको सब क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत अंडे के उत्पादन में किस स्थान पर है। तो देखिए भारत अंडे के उत्पादन में जिस स्थान पर है वो है तीसरा। तो भारत अंडे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो 24 यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। देखिए जो सुनहरी क्रांति है यह फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पर आपका 25 का देखेंगे तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर फलों के उत्पादन रहना चाहिए, लेकिन आपको अगर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको बागवानी लगाना है। क्योंकि देखिए जो सुनहरी क्रांति जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी उसका मेन रीजन हम आपको बताने वाले हैं कि सुनहरी क्रांति जो है यह फलों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और बागवानी से भी संबंध रखता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो 2005 और 6 में फलों के बगीचों और बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। तो फलों के बगीचों और बीजों के विकास के लिए शुरू किया गया था। और यह जो क्रांति है संपूर्ण बागवानी, शहद और फलों के उत्पादन से संबंध रखती है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो बागवानी से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है किस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जिस क्रांति को सदाबहार क्रांति के नाम से जाना जाता है वह रहता है इंद्रधनुषी क्रांति। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुषी क्रांति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में आए विभिन्न क्रांतियों यथा हरित, जैसे कि हरित, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, गुलाबी, भूरी, धूसर, रजत एवं खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति को लेकर चलाना होगा। इसी को हम लोग इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ठीक, यानी कि जितने भी क्रांतियां ये सब हैं सभी को एक साथ लेकर चलना होता है इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब। 27 नंबर क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है। तो देखिए कृषि में युग्म पैदावार का जो आशय है वो है कि एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक बार फसल उगाना। यही होता है हमारा युग्म पैदावार का आशय। तो कृषि में युग्म पैदावार का अर्थ होता है एक फसल वर्ष में दो या दो से अधिक फसल उगाना। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना क्या कहलाता है। तो देखिए एक साथ एक भूमि पर दो या दो से अधिक फसल उगाना ये हमारा कहलाता है अंतः फसली कृषि। तो 28 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, अंतः फसली कृषि। अंतः फसली कृषि के द्वारा किसान कम समय में अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि क्या होता है कि दो या दो से अधिक फसल उगा लेते हैं एक साथ एक ही भूमि पर। ठीक, देखिए यहाँ पर है 29 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। देखिए भारत में कृषि को क्या समझा जाता है, तो वो समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। तो भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। तो 29 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भारत में लगभग 58% की जो आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। ठीक, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है और भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती है। ठीक, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का प्रभाव किन किन फसलों पर पड़ा था। तो देखिए हरित क्रांति का प्रभाव जिन जिन फसलों पर पड़ा था वो था गेहूं और चावल यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 30 का सी कि हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं और चावल की फसलों पर पड़ा था। पारंपरिक बीजों के स्थान पर HYVS का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का पर किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में अनाज उत्पादन में अत्यंत वृद्धि हुई थी। ठीक, तो गेहूं चावल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ पर पड़ा था। तो देखिए हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक जो पड़ा था ये पड़ा था पंजाब में। तो 31 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है कि किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है। तो अभी हम आपको पहले ही बताए हैं कि जहाँ पर सब कुछ सम्मिलित किया जाता है वह हमारा इंद्रधनुषी क्रांति होता है। इसमें सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक, जो कृषि से संबंध रखती हैं। तो ये हो गया कि इंद्रधनुषी क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित रूप से प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नगदी फसल कौन सी नहीं है। तो देखिए जो नगदी फसल नहीं है वो है हमारा गेहूं। गेहूं हमारा
नगदी फसल नहीं है। अब देखिए नगदी फसल कहते हैं किसे हैं, तो देखिए नगदी फसल उसे कहते हैं कि जिसे किसान सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से जो फसल उगाता है उसी को हम लोग नगदी फसल कहते हैं। ठीक, देखिए गन्ना क्या है, गन्ने से हम लोग गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग नगदी फसल। किसान इसको बेचने के उद्देश्य से, पैसे कमाने के उद्देश्य से बनाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं नगदी फसल। कपास की भी खेती की जाती है, इसे भी किसान बेचने के लिए ही करता है। तंबाकू भी ये सब व्यापार करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो तंबाकू, कपास और गन्ना ये सब व्यापार करने के लिए किया जाता है, इसलिए हमारे नगदी फसल है। गेहूं हमारा नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। तो 33 का सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरक उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है। तो देखिए उर्वरक उत्पादन हेतु जो क्रांति का नाम आता है वो आता है धूसर क्रांति। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो धूसर क्रांति यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उर्वरकता हेतु धूसर क्रांति की शुरुआत 1964 ईस्वी में शुरू की गई थी। तो धूसर क्रांति 1964 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक, अब ये हो गया। इसके बाद है यहाँ पर टिलेज पद्धति क्या है। तो देखिए यहाँ पर टिलेज जो पद्धति है बिना जुताई किए एक सालिक कृषि करना होता है, टिलेज पद्धति। 36 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जिस फसल का उत्पादन किया जाता है वो हमारा रहता है धान का। धान की खेती ज्यादातर की जाती है। ठीक, तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में धान का उत्पादन सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किया जाता है। विश्व में भारत धान उत्पादन के लिए दूसरे स्थान पर आता है। ठीक, तो अगर बात करें विश्व में तो ये हमारा सेकंड नंबर पर आता है। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन कि सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है। तो देखिए जो सफेद सोना कहा जाता है यह कपास को कहा जाता है। तो कपास को हम लोग सफेद सोना कहते हैं। यह एक नगदी फसल होती है। ठीक, क्योंकि इसे किसान जो होता है यह व्यापार करने के उद्देश्य से फसल उगाता है। इससे रुई तैयार की जाती है कपास से। ठीक, और जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। रुई तैयार होगा कपास से और इससे सूती वस्त्र बनाया जाएगा। और कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता भी पड़ती है। कपास के लिए जो उगाई जाती है इसके लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो काली मिट्टी पे ही कपास की खेती की जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो कपास उत्पादन करता है वह गुजरात करता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कपास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सफेद सोना कपास फसल को कहा जाता है। काली मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। गुजरात प्रथम स्थान पर है सबसे ज्यादा उत्पादन करने में। ठीक, ये हो गया। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में फसली वर्ष कब से शुरू होती है। तो देखा भारत में जो फसली वर्ष शुरू होती है यह शुरू होता है आपका 1 जुलाई से 30 जून तक। तो 1 जुलाई से 30 जून तक यह हमारा फसली वर्ष कहलाता है डेट। तो 38 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि भारत में फसली वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। पहला 1 जुलाई से 31 दिसंबर और दूसरा क्या होता है 1 जनवरी से 30 जून तक होता है। ठीक, 39 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है वो कहलाता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है यह गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। 40 नंबर क्वेश्चन है एकल संयन किसे कहते हैं। तो देखिए जो एकल संयन है इसे हम लोग बोलते हैं कि एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाना एक संयन कहलाता है। तो 40 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो किसी खेत में लगातार एक ही फसल उगाने को एकल संयन कहते हैं। इसके उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना होता है। ठीक, चाल से हो गया हमारा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं। अब देखिए जितने भी रबी, खरीफ और जायद की फसलें होती हैं उसका वीडियो हम आपको जो लिंक है उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका सारा ट्रिक्स वहाँ पर बताया गया है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। खरीफ ऋतु की फसलें कौन सी हैं। तो देखिए जो खरीफ ऋतु की जो फसलें हैं वो हैं आपके ज्वार, बाजरा और ढैंचा। तो खरीफ ऋतु की ये फसलें होती हैं। तो 41 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और भी होते हैं खरीफ फसल के अंतर्गत, जैसे कि आपका ज्वार, बाजरा और ढैंचा तो हो ही गया। अरहर हो गया, इसके बाद मक्का हो गया, सनई हो गया, ये सब खरीफ की फसलें हैं। ठीक, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है। तो देखिए धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ जो भूमि है ये आपका दोमट है। दोमट मिट्टी में धान की खेती की जाती है। दोमट मिट्टी हो गया या चिकनी उपजाऊ मिट्टी हो गया, वो इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक,
सरसों उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए सरसों उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह है द्वितीय स्थान। तो 43 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सरसों को स्वतंत्र रूप में भी रबी फसलों के साथ संयुक्त रूप से उगाया जाता है और इसे गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, एटा, मेरठ, इटावा, अयोध्या, मथुरा और बुलंदशहर जिलों में ज्यादातर उगाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है। देखिए चना का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है ये कहाँ पर होता है? तो यह हमीरपुर में चने का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो हर हमीरपुर जो जिला है यहीं पर चने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो चना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन वाली फसल है। इसकी खेती राज्य के उन सभी क्षेत्रों में की जाती है जहां हल्की दोमट मिट्टी अथवा शुष्क मिट्टी पाई जाती है। ठीक, तो चना का सर्वाधिक उत्पादन हमीरपुर जिला हो गया आपका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गोरखपुर जिले में ज्यादातर किया जाता है। ठीक, तो गोरखपुर जिला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 45 यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितने परसेंट तक होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है? तो गेहूं में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है वो होता है आपका 12%। तो 46 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो गेहूं में 12% तक प्रोटीन की मात्रा विद्यमान रहती है। यह एक पौष्टिक खाद्यान्न फसल है और ये एक रबी की फसल है। ठीक, तो रबी की फसल मानी जाती है जिसकी बुआई शीतकाल के प्रारंभ होने से पूर्व की जाती है। तो रबी की फसल है ये और इसमें जो प्रोटीन होता है गेहूं में 12% तक होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है? तो देखिए जो रबी की फसल नहीं है वह आपका है मूंग। जो मूंग है ये हमारा रबी का फसल नहीं है। जो मूंग होता है ये हमारा खरीफ फसल होती है। ठीक, रबी की फसल की बुआई जो होती है हम बता दें आपको कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है और इसकी जो कटाई होती है मार्च से अप्रैल के मध्य में की जाती है। ठीक, गेहूं हो गया, जौ, चना, मसूर एवं आलू ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। ठीक, 48 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती है? तो देखिए जो नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों का निर्माण करती हैं वो रहता है हमारा यमुना। तो 48 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, यमुना नदी। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य का चंबल एवं यमुना अपवाह क्षेत्र अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित है। अवनालिका अपर्दन से ही बीहड़ रैवनी का निर्माण होता है। देखिए तेज हवा की गति कितनी होती है? तो देखिए जो तेज हवा होती है उसकी जो गति होती है ये होता है 30 मील प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मील प्रति घंटा। अब देखिए ये आपका है कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेज हवा की जो गति होती है 30 मील प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन 50 नंबर का, मिट्टी का सर्वाधिक कटाव किस प्रकार की मिट्टी में होता है आपके पास ऑप्शन बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी और है ये सभी। तो मिट्टी का सर्वाधिक कटाव जो होता है ये आपका बलुई मिट्टी में होता है। ठीक, तो 50 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बलुई मिट्टी। देखिए जो बलुई मृदा या बलुई मिट्टी होते हैं इसके कण जो होते हैं वह असंगठित होते हैं। साथ ही इस मृदा को पौधों की जड़ें भी बांध नहीं पाती हैं, इसलिए इस प्रकार की मृदा का कटाव सर्वाधिक होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है वो मिट्टी रहता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है किस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो देखिए जिस कृषि जलवायु प्रदेश में खरीफ फसलों का उत्पादन किया जाता है वो रहता है हमारा कि उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र और पूर्वी मैदानी प्रदेश ये दोनों रहता है। तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो 52 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर कितने
प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि को जलवायु के आधार पर जितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है वो है हमारा 9 प्रकार के। ठीक, तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 9 प्रकार के। तो उत्तर प्रदेश में जलवायु के आधार पर कृषि को 9 भागों में विभाजित किया गया है। ये भाग अब बता दें हम आपको कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि भाबर व तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिम मैदानी भाग, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, और इसके बाद मध्य मैदानी भाग, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग और विंध्य प्रदेश। ये आपके 9 भाग हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन है कि वार्षिक क्रम और वर्षा अंतराल फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक क्रम और वर्षांतराल फसल उगाने की व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं फसल रोपण अनुक्रम। तो 54 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फसल रोपण अनुक्रम। और इस व्यवस्था में मृदा की जो मृदा होती है इसकी उर्वरक क्षमता होती है वह संरक्षित रहती है और उत्पादन और उत्पादकता दोनों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। ठीक, तो 54 के यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी आंसर करेक्ट। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की जो स्थापना की गई थी वह 1973 में की गई थी। तो 55 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो देखिए कुल खेती क्षेत्र से जो तात्पर्य है ये आपका है कि किसी विशेष वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र। तो किसी वर्ष में शुद्ध खेती से किया गया जो क्षेत्र है, यहाँ पर 56 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि विभाग की जो स्थापना की गई थी यह किया गया था आपका 1875 ईस्वी में। ठीक, प्रारंभ में इस विभाग का मुख्य कार्य कृषि संबंधित आंकड़ों का संकलन करना था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार कितना हेक्टेयर है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में औसत भूमि के जो आकार हेक्टेयर में है वो है आपका 0.9 हेक्टेयर। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 58 का डी आंसर। ठीक, तो उत्तर प्रदेश में औसत भूमि का आकार 0.9 हेक्टेयर है जो कृषि की उन्नति में रुकावट है। राज्य के 73% से अधिक किसान सीमांत किसान हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आय की कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितना है? तो उत्तर प्रदेश में कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान कितना है? तो यह योगदान जो आपका निकल कर आता है ये आपका 45% है। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 45%। तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया डी। उत्तर प्रदेश में कुल आय में कृषि एवं पशुपालन का योगदान 45% है जो अन्य स्रोतों की अपेक्षा अधिक है। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य भारत के कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो देखिए ये जो खाद्यान्न उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश पूरे भारत का जो कितना परसेंट करता है, यह करता है 16%। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 60 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 16%। राज्य की 88% भूभाग पर खेती की जाती है। ठीक, और देश में कुल कृषि योग्य जो भूमि का 20% भाग इसी प्रदेश में स्थित है। तो यानी कि जो पूरे भारत में कृषि योग्य खेती है उसमें जो जमीनें हैं उसमें से 20% जो भाग है यह आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, जिसमें से क्या है कि 88% भूभाग पर खेती की जाती है और उसमें से 16% खाद्यान्न का उत्पादन अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में हो पाता है। और देखिए लगभग आपको बता दें कि 73% लोगों की जो जीविका होती है इसका जो प्रमुख साधन है वह कृषि है उत्तर प्रदेश में। ठीक, अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जिस जिले में संतरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा मात्रा में किया जाता है वो है आपका सहारनपुर जिला। तो सहारनपुर जिले में संतरे की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो 61 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर का क्वेश्चन है कि ललित किसकी एक उत्तम
किस्म है। तो ललित जो है, यह जो उत्तम किस्म है, ये आपका अमरूद का उत्तम किस्म है। तो 62 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अमरूद की और भी कई किस्में होती हैं, जैसे कि सफ़ेदा हो गया, ललित तो हमने आपको बता ही दिया, हाफजी लखनऊ भी होता है, करेला होता है जो कि इलाहाबाद प्रयागराज का जो सफ़ेदा है वो भी है, धौलका लखनऊ का है, और इनका उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक। अब देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती सबसे अधिक की जाती है। देखिए उत्तर प्रदेश के जिस जिले में अफीम की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है वह है हमारा बाराबंकी जो जिला, वहाँ पर अफीम की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। तो 63 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर जिले में स्थित है। ठीक, तो गाजीपुर जो जिला है यहाँ पर क्या स्थित है, अफीम की फैक्ट्री। तो अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, गाजीपुर जिले में। लेकिन जो अफीम की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है वह कहाँ पे की जाती है, बाराबंकी जिला में। ठीक। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि मूंगफली उत्पादन के लिए कौन सी मृदा सबसे उपयुक्त होती है। तो देखिए मूंगफली उत्पादन के लिए जो मृदा उपयुक्त होती है वो रहता है हमारा बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन है कि अरहर की बुआई किस महीने में की जाती है। तो देखिए जो अरहर की बुआई की जाती है यह जून से जुलाई में की जाती है। तो जून जुलाई में अरहर की बुआई की जाती है। ठीक, ये हो गया। और यह जो है अरहर, ये आपका खरीफ की फसल है। अरहर को प्रोटीन का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अब देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जिस जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है वो है गोरखपुर। तो गोरखपुर जिले में कपास का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो 66 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख व्यावसायिक फसल है ये है आपका गन्ना। तो 67 का भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो गन्ना है उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में प्रथम स्थान है। इसे कुल कृषि योग्य भूमि के 13% भाग पर बोया जाता है और तराई क्षेत्र एवं गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है। तो देखिए जो पटसन की खेती ज़्यादा की जाती है यह किया जाता है देवरिया और गोरखपुर में पटसन की खेती ज़्यादा की जाती है। और देखिए जो राज्य में जूट के जो प्रमुख उत्पादक हैं इसमें आपका जो महाराजगंज जिला है, बहराइच, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी हैं। ठीक। और यह खरीफ की प्रमुख नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों तथा सरयू और घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र में जूट की खेती की जाती है। देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। तो ये जो विद्यमान है ये आपका विद्यमान है नागालैंड में। तो नागालैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका है यह नागालैंड में विद्यमान है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है। तो देखिए जो वृक्षीय सब्जी है यह हमारा है करी पत्ता। तो करी पत्ता यहाँ पर 70 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। करी पत्ता एक वृक्ष पौधा होता है। इसे मीठी नीम पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। करी पत्ते का इस्तेमाल मसाले के रूप में किया जाता है तथा डायबिटीज से ग्रसित लोगों के लिए फायदेमंद औषधि भी माना जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जिस जिले में चाय की खेती नहीं होती है वो है हमारा सोनभद्र जिला। तो सोनभद्र जिले में चाय का उत्पादन नहीं होता है। ठीक। और देवरिया, सिद्धार्थनगर और पीलीभीत जिले में चाय की खेती की जाती है। अब 72 नंबर क्वेश्चन है कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर के पौधे का जो भाग उपयोग में लाया जाता है वो रहता है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कश्मीर की घाटी क्षेत्र में केसर का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक। और केसर के पौधे का वर्तिकाग्र जो भाग होता है उसी को उपयोग में लाया जाता है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो देखिए जो पूसा रूबी जो उन्नत किस्म है ये आपको उन्नत किस्म माना जाता है टमाटर को। तो टमाटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पूसा रूबी टमाटर की सबसे उन्नत किस्म मानी जाती है तथा इसे भारतीय कृषि संस्थान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है। तो देखिए लहसुन की तीव्र
गंध का जो मेन कारण होता है वो रहता है आपका गंधक युक्त यौगिक जो होता है। तो गंधक यौगिक किसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये लहसुन तीव्र गंध देता है। ठीक, 74 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लहसुन एवं प्याज आदि गंधक या सल्फर यौगिक के कारण तीव्र गंध देते हैं। तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित की गई है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना की गई है यह किया गया है आपका गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। 76 नंबर क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए कच्चे फलों को पकाने के लिए जो गैस प्रयोग की जाती है वह गैस रहता है हमारा एथीन। तो एथीन गैस का प्रयोग हम लोग कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग एसीटिलीन और कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा भी हम लोग पका सकते हैं। ठीक, तो एसीटिलीन जो होता है और कैल्शियम कार्बाइड, इन दोनों के द्वारा भी कच्चे फसल या कच्चे फलों को भी पकाया जाता है। लेकिन यहाँ पर गैस की बात किया था, इसलिए जब गैस की बात करेगा तो यहाँ पर एथीन गैस के द्वारा हम लोग कच्चे फलों को पकाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि ये जो होता है आपका कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, ये है आपका एथीन। ठीक, और एथीन को हम लोग एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो एथीन को हम लोग एथिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने तथा उनके संरक्षण के लिए हम लोग एथीन, जिसे कि हम लोग एथिलीन भी कहते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक, और हम एसिटिलीन और इसके बाद जो कैल्शियम कार्बाइड होता है इन्हें भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह आपका एथीन होगा। ठीक, एथीन को हम लोग एथिलीन के नाम से भी जानते हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है ये आपका दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। तो दशहरी आम 77 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 78 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो देखिए जो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है वह तरबूज होता है। तो तरबूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का सी। अब देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो देखिए आंवले का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है यह आपका किया जाता है प्रतापगढ़ में। तो आंवला जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कराता है वह प्रतापगढ़ जिला है। ठीक, तो प्रतापगढ़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो होता है वह आपका रायबरेली, जौनपुर, सुल्तानपुर में भी किया जाता है। ठीक, घूंटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है। तो देखिए घूंटी का जो प्रयोग आमतौर पर जिसके संवर्धन के लिए किया जाता है वह लीची के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 80 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन सहारनपुर एवं मेरठ जिला में किया जाता है। ठीक, ये हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और देखिए जो हमारा तीसरा चैप्टर रहेगा वह भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश से रहेगा। ठीक, तो उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जो पिछला वीडियो है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। और जो भी क्रांतियाँ हैं उनका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।